Good morning, students. Today we are going to continue the Supreme Court jurisdiction, यानी कि जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो फंक्शंस हैं, जिसमें कि हमने ओरिजिनल जुडिक्शंस हमने कंप्लीट कर चुके हैं। साथ के साथ जो रिट्स है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 5 रिट्स मैंने आपको बता दी थी कि रिट्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जुडिक्शन माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स जो है वो इशू कर सकता है अगर कभी लगता है कि किसी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। तो थर्ड जुरिडिक्शंस हम जो स्टडी कर रहे हैं वो एपिलेट जुरिडिक्शन थर्ड है। एपिलेट जुरिडिक्शन मतलब होता है अपीलीय क्षेत्र अधिकार, इसको हिंदी में कहते हैं। तो नेम से ही पता चल रहा है, यानी कि अपील मतलब होता है कि कोई भी अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ कुछ मतलब जस्टिस सही नहीं की गई है लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपील करने का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया में। अ पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के डिसीजन जो है वो सही नहीं लग रहा है किसी को, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है। हाउएवर हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट द केस इज़ फिट फॉर अपील, लेकिन हाई कोर्ट को ये सर्टिफाई करना होता है कि जो केस है वो बिल्कुल सही है अपील करने के लिए, तो आप अपील कर सकते हैं। दैट इज़ टू से दैट इट इन्वॉल्व अ सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें ये भी देखा जाता है कि एक सीरियस मैटर है जिसमें कि कानून का इंटरप्रिटेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। इन एडिशन इन क्रिमिनल केस, और इसी तरह से जो क्रिमिनल केस होते हैं, इफ़ द लोअर कोर्ट हैज़ सेंटेंस्ड अ पर्सन टू डेथ, अगर लोअर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी है, मतलब उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है, देन एन अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो वो व्यक्ति उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट होल्ड द पावर टू डिसाइड वेदर टू एडमिट अपील्स इवन व्हेन अपील इज़ नॉट अलाउड बाय द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर होती है डिसाइड करने की कि वो उस अपील को अलो करे या ना करे। अगर हाई कोर्ट ने मतलब रिजेक्ट कर दिया है कि बिल्कुल डिसीजन सही है, तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जो है उस अपील को ले सकता है। एपिलेट जुरिडिक्शंस मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिकन्सिडर द केस। एपिलेट जुडिक्शन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी केस को फिर से रिकन्सिडर करेगा, फिर से उसको दोबारा से समझेगा, एंड द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट, और उसमें किस तरह का जो लीगल इशू है वो इन्वॉल्व है। इफ़ द कोर्ट थिंक दैट द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट द लोअर कोर्ट्स अंडरस्टूड, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस केस का या उस डिसीजन का मीनिंग कुछ और है, जो कि जो लोअर कोर्ट है उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया है वो नहीं है उसका मीनिंग, तो सुप्रीम कोर्ट विल चेंज द रूलिंग। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन रूल्स को चेंज कर सकता है, अलोंग विद दैट ऑल्सो गिव न्यू इंटरप्रेशन द प्रोविज़न इन्वॉल्व, और जो प्रोविज़न है उसमें अपनी न्यू इंटरप्रेशन भी इन्वॉल्व कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि जो फैक्ट्स लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट ने उनको दिए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के जो फैक्ट्स हैं उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि दोबारा से उनको रिकन्सिडर कर देगा और दोबारा से उनको न्यू इंटरप्रेशन भी जो है वो प्रोवाइड करा देगा। द हाई कोर्ट टू हैव अपीलेट जुडिक्शन ओवर द डिसीजन गिवन बाय कोर्ट्स बिलो दैम। तो इसी तरीके से जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, जो हाई कोर्ट्स के पास भी इस तरह की अपीलेट जुडिक्शन की पावर होती है। नेक्स्ट जो जुडिक्शन आता है वो आता है एडवाइजरी जुडिक्शन। तो एडवाइजरी नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि किसी को एडवाइस देना। तो देखिए सबसे बड़ा काम है एपिलेट जुडिक्शन के बाद एक सुप्रीम कोर्ट का, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पोजेसेस एडवाइजरी जुडिक्शंस ऑल्सो। इस तरह की एडवाइजरी जुडिक्शन का काम भी उसके अंडर आता है। दिस मीन्स दैट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर, अगर इंडिया के प्रेसिडेंट कोई भी मैटर ऐसा लगता है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको लगता है ये इंटरप्रेट नहीं किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को वो उस मैटर को एडवाइस के लिए भेज सकते हैं। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है कोई उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो एडवाइस दे या ना दे, और प्रेसिडेंट के पास भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो उस एडवाइस को एक्सेप्ट करे या ना करे। अब जब आप
खुद सोचिए, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर इस जुडिक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है, जब सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं लगता कि वो एडवाइस दे या ना दे, और प्रेजेंट हमारे भी माइंड में ये क्वेश्चन आता है, बट इसका क्या फ़ायदा है। देखिए, व्हेन देन इज़ द यूटिलिटी ऑफ एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो लगता है कि क्या यूटिलिटी है इस एडवाइजरी पावर की। द यूटिलिटी, तो इस यूटिलिटी को हम टू फोल्ड में देखते हैं, इसकी दो इंपॉर्टेंस देखते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन अ मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन इट। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो है एक लीगल ओपिनियन मिल जाती है किसी भी मैटर की, जो उसने सपोज़ करो कोई कानून बनाया है, तो उसको एक एक्स्ट्रा ओपिनियन मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब तक कि उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो उसको एक तरह से रिकन्सिडरेशन का मौका मिल जाता है गवर्नमेंट को, थोड़ा सा उसको एनालाइज करने का टाइम मिल जाता है। दिस में प्रिवेंट अननेसेसरी जो लिटिगेशंस लेटर, क्योंकि अगर सपोज़ करो कि कोई कानून इम्प्लीमेंट कर दिया और उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे, तो उससे क्या होगा कि कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो जो अननेसेसरी लिटिगेशन होता है, कुछ इस तरीके से उससे बचा जा सकता है, क्योंकि पहले ही उसके बारे में जो है एनालाइज करा लिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। सेकेंडली, इन द लाइट ऑफ द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट कैन मेक सूटेबल चेंजेस। और एक गवर्नमेंट को एक चांस मिल जाता है कि उसको लगता है कि इसमें इन चेंजेस की ज़रूरत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है, तो वो सूटेबल चेंजेस वो कर सकता है किसी भी लेजिस्लेशन वर्क में। तो हम इसका फ़ायदा जो है इस तरीके से देखते हैं। अब आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू रिव्यू एनी जजमेंट, प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय इट। मतलब जो जजमेंट की गई है उस पर रिव्यू करने की एक पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। और आर्टिकल 144 के अकॉर्डिंग ऑल अथॉरिटीज़ सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जितनी भी अथॉरिटी है इंडिया में, या जो भी एरिया आता है इंडिया में, तो उनको जो है वो कोई भी काम जो करेंगे वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की मतलब एक हेल्प के तौर पे करेंगे, मतलब उसके साथ मिल के करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो फाइनल डिसीजन माना जाता है। मतलब उसके अगेंस्ट ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एरिया है वो काम करेगा। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो दिखाई देती है। प्लस इस वजह से ही जो जस्टिस में ट्रांसपेरेंसी है वो दिखाई देती है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी प्रेशराइज तरीके से होगी, गवर्नमेंट का प्रेशर अगर उसके ऊपर होगा, तो हम नहीं कह सकते कि जो जजमेंट होगी वो कभी भी ट्रांसपेरेंट होगी। तो ये आर्टिकल क्या समझने में हमें हेल्प करते हैं, हमारा जो यूनिफाइड नेचर है जुडिशरी का, यानी कि जो हमारी जुडिशरी की जो एकता है या एकल जुडिशरी है हमारे यहाँ पर, उसको हमें समझने में मदद करता है। एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। Orders passed by it are enforceable throughout the length and the breadth of the country. The Supreme Court itself is not bound by its decision and can at any time review it. Besides, if there is a case of contempt of the Supreme Court, then the Supreme Court itself decides such a case. तो स्टूडेंट, कंक्लूज़न में हम यही देखते हैं, हमने क्या देखा है कंक्लूज़न में, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके जितने भी जो भी डिसीजन होते हैं वो सभी कोर्ट्स जो इंडिया में हैं उनको मानना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब उनको मानना पड़ता है, जितने भी हमारे कोर्ट्स आते हैं, बाकी जितने भी देश में हाई कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स होते हैं, और जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं वो पूरे देश में लागू किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने डिसीजन के लिए कभी भी मतलब बाउंड नहीं है कि बंधा हुआ है उनसे, उनको फिर से रिव्यू कर सकता है, मतलब उनकी समीक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट को अगर सपोज़ करो कोई अवमानना होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को भी खुद ही, मतलब इस तरह के केसेस को भी खुद ही डिसाइड करता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो एक इम्पोर्टेंस है वो इस चैप्टर में या जितना हमने टॉपिक किया है उसमें दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस जो हैं आई होप आपको समझ आ गए होंगे। जो जुरिडिक्शन है, 4 तरह के एरिया में जो दायरे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है जुडिशियल एक्टिविज़म। जुडिशियल एक्टिविज़म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ईजी सा टॉपिक है। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज़म मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता।
एक तरह से एक्टिव होना। जुडिशियल एक्टिविज़्म कब एक जो सक्रिय न्याय होता है वो कब होता है, उसके लिए किसका एक्टिव होना ज़रूरी है। यहाँ पर हम समझेंगे एक रोल को जुडिशरी के भी, और एक जो कॉमन पर्सन है हम उसके रोल को भी यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि अगर कॉमन पर्सन एक्टिव नहीं है जस्टिस से रिलेटेड या जुडिशरी के जो फंक्शंस है उनसे रिलेटेड, जो जुडिशरी भी उतने एक्टिवली अपना काम नहीं कर सकती। तो ये हम इसको यहाँ पर कंसिडर करेंगे, इस टॉपिक को, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का जो टॉपिक है आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इस टॉपिक को बड़े ध्यान से कीजिए, क्योंकि जो जुडिशियल जो एक तरह से फंक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारा 6 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इसमें से जो रेट्स का टॉपिक है उसमें से भी 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो स्टूडेंट, इसको अपनी बुक में से अच्छे से रीड कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको फ्रीली आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट जो है वो टॉपिक में लगता है। थैंक यू सो मच।